तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है, इसमें तो टोटल 12 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, उसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्ट्री है वह कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जो इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग का जो हिस्ट्री इंडस्ट्री था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इंडस्ट्री था वो 150 साल पहले आया था आज से। ठीक है, और शुरुआत में क्या था कि ये जब जो आया था वो एक रिवॉल्यूशन ला दिया था मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है, इस पे हमारा इन्वेंशन हुआ था कि जो इलेक्ट्रिकल रोटरी जनरेटर होता है, ठीक है, और आपका मोटर का इस टाइम इन्वेंशन हो गया था और ये इसका उपयोग इंडस्ट्रीज़ में भी हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जान ही रहे हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन भी चेंज होते गया। तो उसमें फिर इसी को मॉडर्नाइज करके क्या किया कि दो घटना इसमें देखा गया। एक तो हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो नया घटना आया। अब ये दो नया घटना आया तो इसमें अब ये जान लीजिए कि कौन कितना दिया। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो स्टर्न ने दिया था, ओर्स्टेड ने इसके बारे में बताया। ठीक है, जो 1820 में बताया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडे ने बताया, ये 1822 में बताया। ये बताया कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर और मोटर होता है उसका प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है। ठीक है, अब हम लोग पीरियड आ जाते हैं 1831 से 1886 के बीच में। तो इस टाइम हमारा क्या हो गया कि डीसी मोटर और जनरेटर, डीसी जनरेटर इसमें डेवलप हो चुका था। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के सेमेस्टर में सबके बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है। ये भी जान लीजिए कि जो क्रांतिकारी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, क्योंकि यही जो हमारा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन ब्रांच स्टार्ट हो जाता है आपका सेकेंड सेमेस्टर से ये। तो वो चीज़ें पहले हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। वही डीसी मशीन और जनरेटर में देख लिए कि ये चीज़ 1886 में ये चीज़ हुआ। तो ये हमारा जो आया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ठीक है, अब ये ड्रॉबैक ये था कि जो डीसी मोटर था उस पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगता था, यानी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता था। तो इसी के जगह हमारा नया इन्वेंशन हो गया 1889 से 1893 के सीज़न में हम लोग अब चल रहे हैं। तो इसमें ये ड्रॉबैक हमको मिला गया। तो ड्रॉबैक को इसको मेंटेन करने के लिए हमारा उस टाइम एसी मोटर आ गया। ठीक है, ये ड्रॉबैक को फेस कर दिया। अब ये ड्रॉबैक मतलब एसी थ्री फेस इंडक्शन मोटर आया। एसी थ्री फेस इंडक्शन मोटर आया, इसका मेंटेनेंस कम करना पड़ रहा था और ये काम यूजफुल भी ज़्यादा था। अब जब मोटर हमारा खोज हो ही गया था, तब ये मोटर को ट्रांसमिट करने के लिए, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए ये सिस्टम हमारा चालू हो गया, जो कि 1890 में ये चालू हो गया था। अब ये क्या हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान में हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल पावर को ले जाते थे। ये जो ज़्यादा था वह डीसी के फॉर्म में जाता था, मतलब डीसी करंट होती थी। अब ये जो डीसी करंट होती थी, लेकिन इसका जो लिमिटेशन था वह 7000 वोल्ट डीसी तक ही मैक्सिमम कैपेसिटी थी। इसका जो कैपेसिटी थी 7000 वोल्ट डीसी मैक्सिमम ही कैपेसिटी थी। तो यह एक ड्रॉबैक था। तो इसको ड्रॉबैक को कम करने के लिए हमारा एक एसी ट्रांसमिशन का यूज किया गया। अब एसी ट्रांसमिशन से हमारे जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार में हम लोग उससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा वोल्ट को हम लोग ट्रांसमिट कर देते थे। तो ये जो अब एसी ट्रांसमिशन है, तो एसी ट्रांसमिशन में ले जाने के लिए यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर का आविष्कार हुआ। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये सब जो हम आगे पढ़ेंगे, ये ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार हुआ। अब ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार का हुआ, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। ठीक है, और ये दोनों वर्क करने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। तो हम लोग देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चीज़ हो रहा है। तो इसके लिए जो ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाता था वह ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर था।
मतलब वहाँ पे तेल डाला जाता था ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो वो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता था जिसका आपका मैं रेटिंग बोल दूँ तो ये रेटिंग रहता था आपका 500 MVA, 750 किलो वोल्ट और 50 हर्ट्ज का। ये इस रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता था। लेकिन अब इसका इम्प्रूवमेंट करके अब क्या ट्रांसमिशन हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करना था। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये जो ट्रांसफार्मर आया, ये क्या कि स्टार्टिंग में 33 किलो वोल्ट का वोल्टेज को ये ट्रांसमिट किया था, ठीक है। और ये क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ते गया। तो इसके लिए बढ़ने के लिए हमारा क्या हो गया कि पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगा, मतलब वोल्टेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगा। तो वोल्टेज का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा 400 किलो वोल्ट तक हमारा ट्रांसमिट किया गया। ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ऐसे ट्रांसमिशन किया गया। अब तो जान लीजिए कि जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते थे वो हमारे क्या होते थे, कम होते थे। यानी कि I² R जो था वह कम होता था। यानी कि अगर हम वोल्टेज को ज़्यादा ट्रांसमिशन करना है तो ये जो NC ट्रांसमिशन है इसमें हमारे लॉसेस कम होते थे, इसलिए हमारी ये प्रेफर सबसे अच्छा, सटीक और सस्ते में काम अच्छे पड़ रहे थे। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हमको 400 किलो वोल्ट के लिए 50 हर्ट्ज का हम लोग ट्रांसमिट करना था, मतलब तो इसके लिए पावर प्लांट भी तो आपको इंस्टॉल करना होगा। तो पावर प्लांट जो इंस्टॉल हमारा हो रहा था वो हमारा 500 मेगावाट का पावर प्लांट इंस्टॉल हुआ था। तो अभी हम लोग तो बेसिक हमको इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं हिस्ट्री बता दिया। ये आपको केवल बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है इसमें, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्ट्री है वो मैं बताया आपको कि ये क्या क्या है चीज़ होता है, कैसे हुआ है। इसमें बहुत सारे इफेक्ट आएंगे आपको, वो चीज़ हम लोग बताएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, वो आगे सेमेस्टर बढ़ते बढ़ते आपको सब समझ में आएगा। अब हम लोग देखिए इसमें जो टर्म यूज हुआ अभी हमारा, जैसे करेंट हुआ, वोल्टेज हुआ, ठीक है, ये सब के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, आप ये 10 क्लास में भी पढ़े हैं कि एक कंडक्टर है, ये हम लोग कंडक्टर मान लेते हैं। इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है तो इसका जो रेट है फ्लो होने का, ठीक है, इसका जो रेट है फ्लो होने का, मतलब समय के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे से स्टार्ट हुआ फ्लो होने, तो यहाँ पे अगर जाने में उसको 5 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो ये 5 सेकेंड के रिस्पेक्ट में जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, यानी कि क्रॉस करके, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इससे, तो इसी को हम लोग का जो रेट है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसको कैसे लिखना है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उसे कहते हैं हम क्या, जाना जाता है करंट के रूप में। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। ये जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होता है इसके अपोजिट में फ्लो होते हैं चालक। तो अब यहाँ पे तो ये तो हमारा करंट देख लें कि आई बराबर होता है ये जो आवेश है, मतलब चार्ज का उसका जो टाइम है ये हो गया। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो एक छोटा सा पार्ट हम लेके चलेंगे, यानी कि dQ/dt, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक स्मॉलेट पार्ट्स को अगर हम लोग फिर इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन लेने के बाद 0 से 5 सेकेंड में, ठीक है, ये जितना भी टाइम है तो ये हमारा करंट निकल जाता है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मात्रक आपका एम्पियर होता है। ऐसे इसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो मीटर होता है। इसे तो और भी बहुत सारे यंत्र हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो आपको 3rd सेमेस्टर में आप अच्छा से पढ़िएगा सबका कंस्ट्रक्शन, सभी इंस्ट्रूमेंट का। तो अभी तो बेसिक चीज़ है, ये चीज़ जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट में ये जो कंडक्टर है, ठीक है, यानी चालक है, तो चालक में प्रतिरोध का गुण होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस का गुण होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक स्विच बोर्ड है, एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, ये स्विच बोर्ड है, इस पे से चालक लगे हुए हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से आप पंखा आप लगा दिए, ये पंखा है। अब यहाँ से तो करंट तो आ रही है,
यहाँ स्विच बोर्ड पे, अब यहाँ पे लगाएं, अब इसका जो स्विच है इसको आप ऑन नहीं किए, तो ऑन नहीं किए हैं तो ये जो करंट तो यहाँ तक पहुँच जा रहा है, लेकिन ये जो कंडक्टर है इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है, तो अपोज करके इसको रख रहा है। और जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे, स्विच को जैसे ऑन कर देंगे, तो ये धारा यहाँ से यहाँ पे पंखा में आ जाएगा और पंखा फिर चलने लगेगा। तो ये है कि जितना दूर ये चले तो वो चालक इसका प्रतिरोधक का गुण होता है, चालक का, कंडक्टर का। तो वो प्रतिरोध के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। तो रेजिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है कि यही चीज़ में मुझे समझाएं कि कंडक्टर में ये जो सबस्टांस होता है, तो सबस्टांस को में गुण होता है जो धारा के प्रभाव को रोके। तो इसे कहते हैं, इसको कैसे कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस, प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस by virtue of which it opposes the flow of current through it। यही है, यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस को कह रहे हैं। अब इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मात्रा कॉम होता है, आर बराबर रो एल बटा ये होता है। ये फार्मूला क्यों होता है सो मैं बताता हूँ। और आर बराबर वी बटा आई होता है। अब ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला जो प्रतिरोध होता है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, वह किस पे डिपेंड करता है, मतलब कंडक्टर बोल रहे किसी का सबस्टांस का, वो किस पे डिपेंड करता है, उस चीज़ पे आता है। तो देखिए कैसे आया है कि जो प्रतिरोध होता है वह आपका डायरेक्टली रिलेशन होता है चालक का जो लंबाई है, ये चालक है, इसका जो लंबाई है इस पे, चालक के लंबाई पे, और जो प्रतिरोध होता है वह इन्वर्सली होता है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इस पे, ठीक है। और इसके तापमान पे भी डिपेंड करता है। अगर वो चालक है तो डायरेक्टली रहेगा, ठीक है। अगर वो अर्धचालक है तो वह इन्वर्सली हो जाएगा तापमान का, या इंसुलेटर है तो भी। तो इस तरह से प्रभावित करता है। फिर क्या होता है कि इसका जो पदार्थ का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें, उससे ये फार्मूला हमारा आया गया है। अब हम लोग जान लें कि जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध ये आपका जो कंडक्टिविटी होता है, मतलब कंडक्टेंस होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है प्रतिरोध। ये क्या होता है अभी मैं टर्म समझाऊंगा कि कंडक्टेंस क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो मान लीजिए कंडक्टेंस कहने का मतलब जो भी चालक है वो अपने में जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करवा रहा है तो उसका जो गुण हो रहा है उसे वो कंडक्टेंस कह रहे हैं। तो कंडक्टेंस इसका ज़्यादा है, उसका प्रतिरोध तो उसका उल्टा है। तो कंडक्टेंस जिसका ज़्यादा होता है, यानी जो कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होती है जो मटेरियल का, वो हमारा सिल्वर होता है, ठीक है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, इस टाइप से होते जाता है। तो जो प्रतिरोध हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सब एक दूसरे के कंपेयर में अगर हम लोग कंपेयर करें तो जैसे कि मान लीजिए सिल्वर है तो सिल्वर में कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी कम होगा, ये चीज़ है। तो सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे कम होता है। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो एल्युमिनियम कॉपर का जो रेसिस्टिविटी है वह टंगस्टन और यूरेका से कम होता है। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे आपका टर्म आता है रो, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। ये जो है ये रो है, इसको रो पढ़ा जाता है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और इसी को रेसिस्टिविटी क्यों बोलते हैं, तो वो चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखिए इसी में मैं बताया फार्मूला आर बराबर रो एल बटा ए है। तो इसी को हम रो का स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए जो हम लोग चालक का लंबाई लिए हैं और 1 मीटर ले लेंगे, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, यानी यूनिटी ले लेंगे ये दोनों को। तो उस कंडीशन में आर बराबर रो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
देखिए यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, यहाँ पे भी 1 रख दीजिए तो R बराबर होगा। यानी कि रेसिस्टिविटी क्या एक रेजिस्टेंस है कब किसी भी स्पेसिफिक पीस का या किसी भी सब्सटेंस का जिसका लंबाई 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। समझ में आया? यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? द रेसिस्टेंस ऑफ है सबस्टेंस या मटेरियल हैविंग लेंथ यूनिट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट आर नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कैसे बोलिएगा? द रेसिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। area is known as resistivity। ठीक है, अब इसी को हम लोग रो से निकालते हैं। जो रो का मात्रक होता है वह ओम मीटर होगा, ऐसा यूनिट। अब देखिए यहीं पे आपका जो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको सिंपली लिख देना है कंडक्टेंस में इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध है उसका ये उल्टा होता है, या द ऐसे बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल आर नॉन एज रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टेंस। इसको जी से डिनोट करते हैं, बस इसका उल्टा हो जाएगा आपका। इसका प्रतिरोध पर ओम होगा इसका मात्रक। और कंडक्टिविटी का हम लोग बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी में मतलब जो रेसिस्टिविटी उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आर नॉन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा टाइप से साइन जो रहता है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी का, यानी कि इसका मात्रा क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर। अब हम लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें, ठीक है, उसका ओमिक वैल्यू के लेके, तो ओमिक वैल्यू में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका 1 ओम से कम हो, ठीक है, यानी कि 1 ओम से कम हो, तो इसे हम लोग लो रेजिस्टेंस कहते हैं। जिससे में आपका हो जाएगा वायर्स, ठीक है, जो वायर आएंगे वो कंडक्टर, ठीक है, एमीटर, ये सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये तो हमारा समझिए कॉपर और एल्युमिनियम या लो रेसिस्टेंस मटेरियल होते हैं। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से 1000 ओम के बीच में हो, यानी कि 1 ओम से 1000 के बीच में हो, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा मीडियम रेजिस्टेंस। अब मीडियम रेजिस्टेंस में कौन कौन सा हो जाएगा? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हो जाएगा आपका। हीटर में जो यूज किया जाता है तार वो होगा आपका। फिर गीज़र में जो यूज किया जाता है वो होगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं इसको एलॉयज़ ऑफ कॉपर। कॉपर का जो एलॉय है, एलॉय ऑफ कॉपर हो गया। उसी तरह एलॉय ऑफ टंगस्टन बोल सकते हैं, एलॉय ऑफ टंगस्टन ये होगा। तो अब देखिए ये हमारा एलॉय हो गया जिसका प्रतिरोध अब 1 ओम से 1000 ओम मीडियम रेजिस्टेंस का आता है। अब
इसमें जो मटेरियल हमारा यूज होता है वह यूरेका होता है। ठीक है, यूरेका एक बेस्ट मटेरियल माना जाता है। तो ये हम लोग देख लिए मीडियम रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि जो हाई रेजिस्टेंस है वह मतलब जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, ठीक है, वह 10,000 ओम से ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं हाई रेजिस्टेंस। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि ऐसा रेजिस्टेंस, ठीक है, जिस पे करेंट बहुत कम फ्लो, ठीक है, फ्लो हो लेकिन एक तरह का इंसुलेटर टाइप से हो, जैसे कि आपका हो गया मिका, ठीक है, वुड, पोर्सिलेन, ठीक है, पीवीसी इसको बोल सकते हो, लेकिन ये सबका हाई रेजिस्टेंस मटेरियल हो गया। अब इसका जो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है तो इसके पास बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी है। ये एक तरह का बहुत इंसुलेशन टाइप का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन है। तो ये हम देख लिए कि रेजिस्टेंस है उसका ओमिक वैल्यू के आधार पे किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। अगर हम लोग रेसिस्टिविटी के आधार पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो किस तरह का होगा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर किस तरह का होगा। तो अगर मान लीजिए जिसका रेसिस्टिविटी वैल्यू बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, मतलब लो हो, तो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो रेसिस्टिविटी वैल्यू कम होगा लेकिन कंडक्टिविटी हाई होगा, यही ना होगा। तो यही कंडक्टर का पहचान है। तो कंडक्टर यही है। इसी का अगर मान लीजिए बहुत हाई कंडक्टिविटी है और बहुत लो रेसिस्टिविटी है तो इसको हम लोग वेरी गुड कंडक्टर कहते हैं, वेरी गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये है आपका बहुत ही गुड कंडक्टर में आपका आता है ये। और अगर हम लोग बात देखें रेसिस्टिविटी का वैल्यू, ठीक है, मीडियम हो, यानी कि मीडियम हो, तो वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाता है। सेमीकंडक्टर जैसे कि डायोड हो गया, डायोड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक चिप, सिल्वर और जर्मेनियम से बना हुआ सेमीकंडक्टर ये मटेरियल है। ये सब का उपयोग हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है वो सब में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब हम लोग का यूज किया जाता है। और बात रहा इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर क्या है कि जिसका रेसिस्टिविटी वैल्यू बहुत हाई होगा, यानी कि रेसिस्टिविटी वैल्यू बहुत ही हाई होगा, यानी कि ऐसे बोल दीजिए बहुत ही हाई होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। यानी कि इसमें करंट ना के बराबर फ्लो होगा। जैसे कि आपका हो गया पोर्सिलेन, मिका, पेपर, ठीक है, वर्निश, पीवीसी, ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग पोर्सिलेन का यूज किया जाता है, लेकिन